नमस्कार। आज के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार पांडे आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हर घर तिरंगा। आप जानते हैं कि जिस तरह भाषा के बिना कोई राष्ट्र गूंगा हो जाता है, उसी तरह अपने प्रतीक चिन्हों के बिना कोई राष्ट्र अपने स्वत्व को नहीं पहचान पाता है। यह बहुत अच्छी पंक्ति है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं पूर्वोत्तर में हिंदी की अलख जगाने वाले प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, जो त्रिपुरा विश्वविद्यालय के साहित्य संकाय के संकायाध्यक्ष हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज का विषय है, आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के निमित्त हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सर, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को या अभियान को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी बात से बात अपनी शुरू करूंगा। कोई भी राष्ट्र बिना अपने प्रतीक चिन्हों के अस्तित्व में नहीं रह सकता। और भारत जैसा राष्ट्र, जो सबसे पुरानी सभ्यता वाला राष्ट्र, जिसकी अपनी पहचान हो, जहाँ अनगिनत भाषाएं हों, जहाँ प्रतीकों से भरा हुआ ये देश, परंपराओं और संस्कृतियों का देश, वहाँ अगर अपने देश का कोई राष्ट्रीय चिन्ह न हो, और राष्ट्रीय ध्वज तो अनिवार्यता है, और तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का प्रतीक है, भारत का सम्मान है, और किसी भी राष्ट्र के गौरव गाथा को बिना तिरंगा के लिखा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात कही सर। बिना राष्ट्र ध्वज के किसी भी राष्ट्र के गौरव की गाथा नहीं लिखी जा सकती उसके तिरंगा के बिना। सर, जैसा कि मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि आप पूर्वोत्तर में इतने वर्षों तक रहे हैं, 35 वर्षों तक। तो सर, यहाँ तिरंगे को लेकर किस तरह की एक जनता में किस तरह की अवेयरनेस रही है, किस तरह लोगों ने झंडा से अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जोड़ लिया है? सर, कैसे आपने महसूस किया? सर, कैसा देखा है? नहीं, मेरे 35 वर्षों के अनुभव अपने आप में बड़े विलक्षण रहे हैं। पूरा पूर्वोत्तर, चूँकि सीमावर्ती राज्य है, और झंडे का संबंध सैनिकों से, जब सीमा पर सैनिक जाते हैं तो उनके साथ उनका अपना जो सामान है, इसके साथ तिरंगा जरूर रहता है, और उसी तिरंगा के लिए तो जाते हैं। तो पूरे जनमानस, पूर्वोत्तर का पूरा समाज तिरंगा को लेकर जो सम्मान का भाव है, जो राष्ट्रीयता का बोध है, उनके भीतर पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। उनकी जो निष्कपट और निश्चल आंखें, उनमें आप पढ़ सकते हैं तिरंगा के प्रति जो गर्व और गौरव का अनुभव है। मैंने तो देखा है अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में, जहाँ का गांव बूढ़ा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी अगर किसी से मिलता है तो जय हिंद की बात करता है वो। तो जहाँ जय हिंद की गूंज ऐसे ही सुनाई देती हो सीमावर्ती राज्यों में, वहाँ तिरंगे का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और तिरंगा भारतीय गणराज्य का प्रतीक है, और ये हमारे उन अतीत में जो किए गए बलिदानों का प्रतीक है, जो इतनी लंबी लड़ाई के बाद गुलामी के 200 वर्षों के संघर्ष की गाथा को स्वयं ये तिरंगा कहता है जब लहराता है किसी भवन पर। सर, कितनी अच्छी बात आपने कही, और कहा कि अपने बलिदान का प्रतीक है, हमारे संघर्षों का प्रतीक है तिरंगा। तो सर, इससे मुझे याद आ रहा है कि तिरंगे का रंग है, और हर रंग का अपना महत्व है। सर, जैसे केसरिया बलिदान का है, और उसमें सफ़ेद जो रंग है वो हमारे शांति का प्रतीक है। सर, उसमें एक चक्र भी है। और सर, हम लोग जब देखते हैं कि तिरंगे का एक अपना इतिहास है, तो सर उस पर कुछ आप बता सकें तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि होगी। सर, तिरंगे के विषय में कुछ। भारत सचमुच अद्भुत देश है। हमने तो 50 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को देखा है, लेकिन जो हमारे ध्वज में चीज़ें हैं वो मुझे कहीं और नहीं दिखी। जैसे आपने कहा कि केसरिया रंग है, वो बिल्कुल वो त्याग का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। और वो केवल रंग नहीं है केसर। जब शहीदी जत्था निकलता है तो सर पर केसरिया बाना बांध के निकलता है, वो बलिदान का प्रतीक है। और बीच में जो सफ़ेद रंग है उसमें, और उसमें सफ़ेद बिल्कुल शांति का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। कोई भी राष्ट्र अपनी प्रगति शांति के सहारे ही करता है। तो वो जो बीच का रंग है वो भारत के उस वैविध्य को दिखाता है कि हम प्रगति का हर मुकाम
शांति के जरिए ही प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जिसके पास शक्ति है वो शांति की प्राप्ति कर ही लेता है। उसमें जो बीच में चक्र है वो बौद्ध धर्म अशोक के लाट से लिया गया, जी। और वो जो 24 तीलियाँ उसमें हैं वो बिल्कुल सततता का प्रतीक है, वो सातत्य का प्रतीक है, निरंतर चलते रहने का प्रतीक है। और भारत तो वो देश है जो कहता है कि चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो चरैवेति का देश अगर उस धर्म चक्र को निरंतर चलाए रखा जाए, और कोई भी देश बिना धर्म के नहीं चल सकता। धर्म का मतलब कर्मकांड पूजा पाठ से नहीं, धर्म वही द्वितीय क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह है। जहाँ ये सारे गुण हो वही देश अपने अस्तित्व को बचा पाता है। और भारत इसीलिए जीवित सभ्यता वाला देश, जो शुरू में मैंने कहा, भारत ऐसा देश, और उसका अपना जो 3 रंग, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, हरा रंग प्रगति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। कोई भी देश त्याग और संघर्ष के बाद ही उसके जीवन में खुशहाली आती है, हरियाली आती है। और भारत की वसुंधरा तो रत्नगर्भा कही जाती है। जो 80% आबादी जो कृषि पर आधारित हो, कृषि पर जीवित हो, वहाँ की अगर हरियाली बनी रहेगी तो हमारे चेहरे भी हरे भरे होंगे। ये देश भी हरित क्रांति करेगा। और कोई भी देश बिना कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति के जीवित नहीं रह सकता। और भारत की ये विशेषता रही है, यहाँ की कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, जिसके बीच ये देश निरंतर प्रस्फुटित होता रहा और आगे भी अनंत काल तक ये देश रहेगा। और ऐसा देश, और देश कभी खत्म नहीं होता, उसकी परंपराएं, उसके जो अपने इतिहास हैं वो उसे जीवित रखते हैं। आपने ठीक कहा सर, रत्नगर्भा है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है सर कि इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो सर वो रत्नगर्भा सही अर्थों में है कि हम कहाँ से हमने इस देश की यात्रा आरंभ की थी। सर पता नहीं कहाँ कहाँ, कितने पुराणों में, कितने उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है सर। तो आपने ठीक कहा कि ऋषि परंपरा का देश है, हमारे तमाम सारे ऋषि हैं। आज के रिसर्चर जैसे हैं वैसे हमारे ऋषि रहे हैं, जिन्होंने अपने चिंतन से हमें बहुत कुछ दिया है। सर तिरंगा का एक संबंध हमारे सैनिकों से जुड़ा है कि जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमारे मन में एक उन वीर सपूतों की याद आ जाती है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी अपनी पंक्ति पुष्प की अभिलाषा में कहते हैं, सर आपके मुखार बिंदु से पुष्प की अभिलाषा जो पंक्ति है, और उसके विषय में, सैनिकों के विषय में सर कुछ आप बताएं कि कैसे रिश्ता जुड़ गया एकदम तिरंगा और सैनिकों का प्रतीक, तिरंगा उनका जीवन, मरना भी है तो तिरंगे में। सर नहीं, एक सैनिक की इच्छा यही होती है कि वो जिए तो देश के लिए और मरे तो देश के लिए, और जब वो लौटे तो उसका शरीर तिरंगे में ही लिपटा हो। उसकी यही एक कामना होती है, वो देश के लिए जीता है और तिरंगा लेकर के ही तो अपनी विजय पताका फहराता है। आप याद कीजिए, जब जब देश अपनी दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है तो वहाँ क्या करता है, वो पहुँचता है तो अपना तिरंगा लगा देता है। चाहे वो कारगिल हो, द्रास हो, बटालिक हो, जो पीछे युद्ध हुए हैं, चाहे सियाचिन ही क्यों न हो। और वो देशभक्ति का जज्बा ही है जो उसे सीमा पर ले जाता है। अब आप सोचिए, सियाचिन में जहाँ माइनस टेम्परेचर है 45, वहाँ भी हमारा फौजी खड़ा है तिरंगा लेकर के। कोई पेड़ पौधा नहीं, कुछ नहीं, जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं नहीं। है, ऑक्सीजन जहाँ नहीं है वहाँ हमारा सैनिक खड़ा हुआ है। तो वो क्यों खड़ा हुआ है? वो कहते हैं ना कि विश्वत रेखा का बासी जो जी लेता है हाँफ हाँफ कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। या हिम का बासी जो जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो चाहे हम सुदूर हिमालय अंटार्कटिका में हो या विश्वत रेखा पर हो जहाँ प्रचंड गर्मी हो। अब आप देख लीजिए, हमारे सेनाएं जब राजस्थान के रेत पर पहरेदारी करती हैं तो उनकी निगरानी से कोई बच नहीं पाता है। तो उनको सिर्फ वही तिरंगा ही तो उनके साथ रहता है, और तो तिरंगा उनकी वीरता का प्रतीक है। और वो शहीद जब जाता है इस भाव से जाता है कि हम शहीद होने के लिए जा रहे हैं, शहीद होना ही उसकी अंतिम इच्छा है कि वो लौटे। और हमारे यहाँ तो लोक में भी उसे कहा गया, जब कोई स्त्री अपने पति को तिलक लगा करके भेजती है युद्ध के लिए तो यही कहती है, वो कहती है कि लौटना तो सीने पर अगर गोली खाए रहोगे तो तुम्हारा स्वागत करूँगी, लेकिन पीठ पर गोली खा के लौटोगे तो तुम्हारा स्वागत नहीं करूँगी। क्या बात है, बहुत अच्छी, कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं सर। हम समझ सकते हैं कि आपके भीतर उसे लेकर क्या संवेदनाएं चल रही हैं सर। लेकिन हमने बार बार देखा है सर, हमने जैसे बताया, आपने भी चर्चा की उसकी, कि तिरंगे में शांति का भी प्रतीक है, बलिदान का भी है, और अपनी रत्नगर्भा धरती को कहा ही आपने,
कि हम अपने हरे भरे संस्कृति को लेकर, हरा रंग जो है हमारी समृद्धि का प्रतीक है सर, लेकिन शांति जो है, भारतीय सेना कभी अशांतिपूर्ण ढंग से कोई काम नहीं करती सर। जब भी कहीं भी हमारे टेरिटरी में, हमारे क्षेत्र में किसी ने बिना किसी अनुमति के प्रवेश करने का प्रयास किया है, उसे हमारे देश की सेना ने कैसे जवाब दिया है सर? अभी तुरंत सिंदूर। बिल्कुल, सिंदूर ऑपरेशन तो प्रतीक है, और हमने जो तय किया था वही हमने किया। पाकिस्तान की किसी आम जनता के ऊपर हमने प्रहार नहीं किया, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य ही नहीं था। हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य को पूरा किए। और भारत की आर्मी बिल्कुल प्रोफेशनल है, यहाँ की सेना बिल्कुल व्यावसायिक है, और उसे जितना कहा जाता है उतना ही वो करती है। अब पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान में शांति नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी कोई परंपरा नहीं है, उनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। खंडित इतिहास देकर अलग हुए, आज वो जहाँ हैं आप देख सकते हैं। तो सर, इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से रहेगा, सच्चा देश प्रेमी वही है। देश प्रेम की पहली कसौटी यही है कि वो शांतिप्रिय हो, अनुशासित हो। देशभक्ति तभी आएगी भी आएगी। तमाम विदेशों में भारतीय सेनाएं जाती हैं जी, शांति कायम के लिए जी, और पाकिस्तान की भी सेना भेजी जाती है। पहचान लेते हैं लोग। जब भीषण युद्ध होता है तो पाकिस्तान के जवान खिसक लेते हैं और भारतीय सेना वहाँ डटी रहती है। एकदम बात सही। पीस कीपिंग आर्मी के रूप में जब जाते हैं वो, जी। तो उसका हिस्सा बनते हैं और लोग गर्व करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी सेना कभी भी अनुशासनहीन नहीं होती है। हमारी सेना अनुशासित सेना है, और उसके मूल में वही है, वही तिरंगा का भाव, वही त्याग का भाव, वही बलिदान का भाव। क्योंकि वो सैनिक जब लड़ता है तो अकेले नहीं, उसके पीछे 140 करोड़ का देश है। जब आपके पीछे देश खड़ा होता है तो आप अकेले नहीं होते हैं, और उस भाव से वो लड़ने के लिए जाता है और वो फतह हासिल करके लौटता है। उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है। इसीलिए सर, जहाँ भी कहीं हमारे प्रवासी जन हैं, अपने भारतीय सेना को देखते हैं तो उनके मन में एक आस्था, विश्वास और श्रद्धा का भाव जगता है कि अब आ गए हैं, भारतीय सैनिक आ गए हैं, अब हमारी जान बच सकती है। अब हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में सर बाढ़ आई है, लेकिन वहाँ भारतीय सेना जैसे गई, वहाँ की जनता को विश्वास हो गया कि अब मैं बचा लिया जाऊंगा। कई सारे लोग बचाए गए, और वही झंडा प्रतीक लेकर सर। बिल्कुल, चाहे शांति की स्थापना हो, चाहे सौहार्द की स्थापना हो, वो विश्वास जो है, वो विश्वास कभी डिगता नहीं। अभी आपने देखा 2 वर्ष पहले जब यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा, तो वहाँ से जो लोग निकल रहे थे, यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग निकल रहे थे, तो भारत का तिरंगा लगा के उस गाड़ी पर, उस पर आक्रमण नहीं होता था। यमन से हमारे लोग जब निकाले जा रहे थे तो वही तिरंगा प्रतीक था। दूसरे देश के लोग भी तिरंगा के सहारे बाहर निकले हैं। तो ये तिरंगा का सम्मान है, ये 140 करोड़ का सम्मान है, ये भारत का सम्मान है, जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, जो अपने विश्वास के लिए जाना जाता है, जिसने कभी आक्रमण किया ही नहीं किसी के ऊपर। भारत आक्रमणकारी देश नहीं रहा है, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, और हमारी सेना भी उसी परंपरा का पालन करती है, ऐसी अनुशासित सेना। और सबके मूल में वही है कि अगर ये तिरंगा है, तिरंगा ही हमारा सत्व है। हमारे स्वबोध को परिभाषित करने के लिए तिरंगा ही काफ़ी है, जो केसरिया रंग है, हरा रंग है, सफ़ेद है, उसके भीतर जो धर्म चक्र है, क्योंकि केंद्र में धर्म है, भारत के केंद्र में धर्म है, और जहाँ केंद्र में धर्म होगा वहाँ अधर्म की बात ही नहीं कर सकते। हमने तो धर्म युद्ध लड़ा है, अद्भुत देश है, और धर्म युद्ध में जो नायक है युद्ध का, वो गीता का उपदेश देता है। ऐसा ये देश है। एकदम सही बात कही सर। और मुझे लगता है सर कि अमृत काल में जो हम चल रहे हैं, और हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने जो यह मुहिम आरंभ की कि हम हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे 2022 में। सर, एक डेटा है हमारे पास कि 2022 में 5 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड की उस पर, फिर 2023 में 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड की। सर, इस तरह बढ़ते जा रहा है, ये चेन बढ़ते जा रहा है। और हम जब भी देखते हैं सर, तो वो पीढ़ी सर जो तिरंगे के लिए संघर्ष की है, सर लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, लोगों को मार दिया गया कि आप झंडा नहीं फहरा सकते। तो सर, आपके पहले वाली पीढ़ी जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थी सर, उन लोगों के लिए तिरंगे का क्या महत्व रहा होगा? देखिए, जो पहली पीढ़ी थी, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पीढ़ी थी, उसके लिए तो तिरंगा सब कुछ था। और ये जो मुहिम चलाई गई है, वो सिर्फ इसलिए चलाई गई कि ये देश अमृत काल में है, अमृत महोत्सव मना रहा है देश। कहीं उनके भीतर कोई ऐसा भाव ना आ जाए, क्योंकि देश प्रेम हमारा
सार्वकालिक है, सार्वजनीन है। जी। हम ऐसा नहीं है कि किसी खास महीने में देश प्रेम हमारे भीतर उफनता हो। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ वीरों के लिए कह दिया जाता है कि वीरों का कैसा हो बसंत। हाँ, सही बात है। सैनिकों के लिए बसंत नहीं है, सैनिकों के लिए तो होली खेलना है। और जब वो होली खेलने निकलता है तो बसंत को भूल जाता है, क्योंकि जहाँ वो लड़ने जाता है और युद्ध के भूमि में जो गोले चलते हैं तो वहाँ बसंत नहीं, वहाँ फिर बिल्कुल खूनी संघर्ष। और सबके मूल में यही है कि हमारे भीतर का जो राष्ट्रबोध है, हमारे भीतर की जो राष्ट्रीयता है, हमारे भीतर जो देशभक्ति है, वो कभी कम न हो, क्षीण न हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जिसको लेकर के ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई और इसके पीछे ढेर सारी भावनाएं हैं। पहले की पीढ़ी ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके पहले की पीढ़ी ने गुलामी के दिन को देखा। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज़ादी के बाद पैदा हुए, लेकिन आज़ादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी का भी दायित्व तो और बढ़ जाता है कि कैसे इस आज़ादी को कायम रखा जाए। उस लिगेसी को जान रहा है, उस संघर्ष को जान रहा है, उस यातना को भी जी रहा है, सीखा है। नहीं जिया है तो उन्होंने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे सताए गए लोग। तो सर, आप गिरमिटिया देशों में गए, वहाँ का अनुभव कैसा रहा सर, कि कैसे उन लोगों ने अपने यहाँ की सर चीज़ों को संजो के रखा है? वहाँ तिरंगा का क्या महत्व है सर? गिरमिटिया में जहाँ भी मैं गया, गिरमिटिया देशों में, वहाँ वो देश तो बाद में आज़ाद हुए, इसके पहले वहाँ भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जाता था। भारत का तिरंगा लोग लेकर के चलते थे। मॉरिशस में तो तिलकाइड लोग थे, तिलक विद्यालय, तिलक के फॉलोवर थे वहाँ। तो सबने भारत के तिरंगा को ही अपना तिरंगा मांगा। मॉरिशस का तो चौरंगा है, 4 रंगों का है, लेकिन जो भाव भारत के तिरंगे में है, भारत के तिरंगे के प्रति उस देश के लोगों का की भी उतनी ही आस्था जितनी हमारी है, या कभी कभी तो लगता है कि हमसे भी अधिक आस्था उनकी है, क्योंकि उनके सपने में आज भी वही भारत है। गए तो 1834 में थे, क्योंकि गुलामी का समय था, लेकिन आज भी उनके जहन में वही भारत है, वही गांधी है। तो भारत और गांधी को छोड़ करके हम कहीं कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि भारत, इससे इतर भारत की कोई कल्पना कर सकता है। तो जो नेतृत्व गांधी ने दिया, और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के समय में ये तिरंगा शामिल भी हुआ। तिरंगा बनाने में भी वेंकैया जी ने 5 वर्ष संघर्ष किया, तब जाकर के तिरंगा तैयार हुआ। और ढेर सारे प्रयोग किए गए। तिरंगा एक दिन में नहीं बना, पहले उसमें चरखा था, पहले केसरिया रंग नहीं था, लाल रंग था। धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए संविधान सभा ने ये अंतिम रूप दिया तिरंगे को। तो ये जो तिरंगा हमारे सामने है, ये एक राष्ट्र का प्रतीक है। और राष्ट्र को कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, नहीं, वो एक जीवित राष्ट्र है। और जब कोई जीवित और जागृत राष्ट्र होता है तो उसके साथ जो उसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे शेर हो, बाघ हो, जो भी इनके प्रतीक हैं, उन प्रतीकों की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, और इसके लिए जीना मरना। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। तो ये तिरंगा हमें बार बार याद दिलाता है कि इसी के लिए लोगों ने गोलियां खाई हैं, इसी तिरंगे के लिए गोलियां खाई हैं। तो वो तिरंगा यात्रा के जरिए अगर हम घर घर पहुंचते हैं तो वो जो जज्बा है लड़ने का, देश भक्ति का भाव पैदा करने का, तब तो कहेंगे ना कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में गुद प्यारी को ललचाऊँ। बनवा पुष्प की अभिलाषा है सर, उसकी अभिलाषा है, फूल की अभिलाषा है, छोटा सा फूल है कि उस रास्ते पर फेंक देना। लेकिन सर, आपने जब बताया कि गांधी और तिरंगा हमारा प्रतीक हो गए, सैनिक और तिरंगा एक प्रतीक बन गए, एक से गुथ गए, तो सर मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने इस बात की पहल भी की है कि तमिलनाडु और केरल से लेकर के असम तक के राष्ट्र में तिरंगे के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनकी गाथा को हम लाएं इस हर घर तिरंगा के माध्यम से। सर जी, अनसंग हीरोज़ की बात तो अभी की गई ना। इस क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, लड़ा देश के लिए। उनको कोई नहीं जानता था, लचित फुकन को कौन जानता था? एकदम सही बात। इसी त्रिपुरा राज्य के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। ऐसा तो नहीं था कि लड़ाई सब लड़ रहे थे, और सबके लिए देश था, राष्ट्र था, और सबकी देशभक्ति सर, सबकी देशभक्ति है। तो देश बच्चा जब सर तिरंगा लेके चलता है, और वो हम दृश्य देखते हैं सर 15 अगस्त 26 जनवरी का, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास हृदय हो और वो भाव विभोर न हो? जी, वो बच्चा नहीं जानता है कि इस तिरंगे में 3 रंग, उसका क्या महत्व है, लेकिन उसको ये पता है कि हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है।
तो जब हम उस भाव से आगे जाते हैं और हम उस बच्चे के माध्यम से हम एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो पीढ़ी आने वाले दिनों में राष्ट्र का नेतृत्व करेगी, उसे फिर संकट नहीं रहेगा। उसके मन में जो तिरंगा के प्रति बचपन में भाव आप भर देंगे, वो जब बड़ा होगा तो भी तिरंगे को देख करके सैल्यूट करेगा। हमने तो देखा है तमाम सैनिकों को। एक उदाहरण दूं, एक सैनिक खड़ा होकर के चाय पी रहा है, कोई आके सिर्फ अटेंशन बोलता है, वो चाय का प्याला फेंक देता है। ये अनुशासन है, ये अनुशासन है, ये देश के प्रति भक्ति है। और ये केवल भारत में है, ये केवल भारत में है। जीता भी है वो देश के लिए, मरता भी देश के लिए है। और हर सैनिक की ये इच्छा होती है कि उस तिरंगे को मैं तिरंगे में लिपटा हुआ जाऊं। अंतिम इच्छा तो यही होती है ना कि मुंह में गंगा हो, हाथ में तिरंगा हो, और क्या चाहिए? गंगा हो, हाथ में तिरंगा हो। तो लिपट के आऊं तो तिरंगे में आऊं, मरूं तो देश के लिए मरूं, जीऊं तो देश के लिए मरूं, और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, क्योंकि इस देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर हम देश के लिए जीते मरते हैं, इतिहास आपको इसीलिए याद करता है। इतिहास आज हम उन वीर सपूतों को तिरंगा यात्रा के बहाने याद कर रहे हैं ना, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने परवाह नहीं की, और वो आज अब संघर्ष आज कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी का खुला माहौल देकर जा रहे हैं कि एक दिन देश आज़ाद होगा, खुली हवा में लोग सांस लेंगे। आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं। जब संघर्ष चल रहा था, संघर्ष चल रहा था आज़ादी का, तो आज जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, कम से कम उन्हें स्मरण करके लौटा तो दें, क्योंकि ढंग की श्रद्धांजलि यही मानी जाएगी। अच्छी श्रद्धांजलि वही है कि आपने हमें जिस रूप में देश दिया है, देख उस थाल में सजा करके उस समृद्ध देश दे दें। दुनिया के सामने चुनौती है, और भारत स्वयं चुनौतियों से घिरा हुआ है, लेकिन भारत बताया ना कि छोटा मोटा देश नहीं है ना कि इसको जो कोई भी आंख दिखा दे। भारत की अपनी परंपरा है, एकमात्र देश है, जीवित सभ्यता वाला देश है, जिसके पीछे जिस लेगेसी की बात कर रहे हैं, क्या नहीं हमारे पास था, हमने दुनिया को दिया है। दुनिया ने हमें क्या दिया है? दुनिया ने तो हमें बहुत अच्छी चीज़ नहीं दी ना, हमने दुनिया को दिया है। और सबके मूल में वही था कि हम जब हमारे पीछे राष्ट्र खड़ा होता है, राष्ट्र की बड़ी शक्ति खड़ी होती है, 140 करोड़ का देश और एक कुशल नेतृत्व जब एक साथ होते हैं, तब ये सपनों का देश अपने सुनहले पथ पर आगे बढ़ता है। और आज़ादी को कायम रखते हुए, आज़ादी को कायम रखना सबसे बड़ा दायित्व। ये देश बहुत बड़ा था, अंग्रेज तो जानते थे कि ये देश फिर बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है सर कि जब जब इस देश पर सांस्कृतिक रूप से हमला हुआ है, देश फिर खड़ा हुआ है अपनी स्व की पहचान के लिए। सर आप जो स्व की बात कर रहे थे, पंच प्रण की बात कर रहे थे, तो सर जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जब वो पंक्ति है ना कि जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धर्म ने सरूर आह रहे सकल सज्जन हो पीरा। ये बिल्कुल सच है। सच ये है कि जब हमारे स्व पर आक्रमण होता है, तब हम तो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कृति ही तो है। और संस्कृति की कड़ाही में पक करके तो कोई राष्ट्र बनता है ना, एक दिन में नहीं बनता है, वो पक करके बनता है, तब करके बनता है। कुंदन बनने की प्रक्रिया राष्ट्र की आज से थोड़ी शुरू हुई थी, सदियों लग जाता है, उम्र बीत जाती है किसी देश को राष्ट्र बनने में। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र वो है जो दुनिया भर को अपने अंदर जगह दे। हमारे यहाँ जो भी आया हमने अपना लिया उसे। आनुभद्रा क्रतो यंतु विश्वतः है। ये तो वो देश था कि कहीं से कुछ भी आ रहा हो स्वीकार कर लो। तो ये स्वीकारोक्ति का भाव लेकर के देश आगे बढ़ता है। और राष्ट्र ऐसी नहीं कोई बन जाता है, लिख देने से द अमेरिका लिख देने से वो नेशन नहीं बन जाता है। नेशन की, भारत की अपनी थियरी अलग है। भारत जब राष्ट्र की बात करता है तो सबके कल्याण की बात करता है। जब कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो कोई दुखी न हो। तो ये सोच केवल भारत की है, क्योंकि भारत ज्ञान का देश रहा है, भारत शौर्य का देश रहा है, भारत विज्ञान का देश रहा है। यहाँ ऋषियों के तप बल से सब कुछ मिला। और धन्य थी वो प्रकृति, धन्य थी वो नदियाँ जो हमें सब कुछ दिया है। सारे मौसम आपको दिए, सारी ऋतुएं दी आपको, सारे फल दिए आपको, इतनी उर्वरा भूमि दी आपको। ऐसे रत्नगर्भा नहीं है। यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स पैदा हुए वो भी अद्भुत थे। आप कहीं किसी का नाम ले लीजिए, आप ऋषियों की इतनी बड़ी परंपरा, चलिए जाइए विवेकानंद से होते हुए, महर्षि अरविंद से होते हुए, चलिए जाइए रविन्द्रनाथ टैगोर तक आ जाइए, गांधी तक आ जाइए, आपको लगेगा कि ये केवल भारत में संभव है।
अन्यथा ऐसा कहीं कोई देश नहीं मिलेगा जहाँ इतने बड़े ज्ञान में, विज्ञान में, संस्कृति में, धर्म में, किसी में नहीं थे हमारे यहाँ लोग। और सबके मूल में वही है, अगर एक जागृत राष्ट्र है, एक जीवंत राष्ट्र है, वो अपने विरासत पर गर्व करने वाला अगर है, आज ये तिरंगा के माध्यम से हम अपने विरासत पर गर्व करना सिखाएं नई पीढ़ी को। हम अगर घर घर तिरंगा लेके जाते हैं तो उस विरासत की याद दिलाते हैं, और विरासत पर गर्व करना हमने लगभग छोड़ दिया था, और कम से कम ये भाव आया है कि हम अपनी विरासत के संरक्षण की बात तो करें। और यही तो सर ज्ञान का पहला उद्देश्य ही यही है कि हमने अपने पूर्वजों से जो सीखा है वो अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। जी, जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को बताएं, और इसी माध्यम से, तिरंगे के माध्यम से, ऐसे ऐसे कुछ कुछ सिम्टम के माध्यम से हम तो बताते चलते हैं सर। अब आप सोच लीजिए कि वो कौन सी परिस्थिति थी कि नालंदा का ग्रंथालय जला दिया गया, लेकिन विशुद्धि परंपरा ने उन ग्रंथों को पुनर्जीवित कर दिया। जी, वो हमारी परंपरा थी। ऋषियों ने सारी चीज़ें मुखस्त की, उनके जेहन में सारी चीज़ें थी, और शिष्य परंपरा को वाचिक परंपरा के जरिए दे दिया सब कुछ। आज हमारे पास तो बहुत कम बचा है, शतांश है। क्या रहा होगा, क्या था हमारे पास, लेकिन जहाँ से लोग आए वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, दुनिया भर से लोग आते थे, यहीं सीखने के लिए आते थे। तो ज्ञान का देश था ना। सर आपने नालंदा की चर्चा की, मुझे याद आ रहा है कि एक उसमें जिक्र आता है कि जिसको बुखार होता था कह दिया जाता था लाइब्रेरी जाओ और केवल पन्ने पलटो, बुखार सही हो जाएगा। सर वो उससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग और कि जब कोविड के दिनों में जनता परेशान थी, दवा खा रही थी, तो भारतीय जनता अपने यहाँ के जो औषधियाँ हैं, वनौषधियाँ हैं, जी, वनौषधियाँ हैं, जन औषधियाँ हैं, उनसे गिलोय को किसी चीज को इस्तेमाल करके स्वस्थ हो रही थी। अधिकांश जनता उसे स्वस्थ। इतना बड़ा देश क्यों बच पाया? और धन्य है ये देश कि दुनिया डर रही थी कि भारत का क्या होगा, 140 करोड़ कहाँ से ले आएंगे आप वैक्सीन, लेकिन आया ना, समय रहते आया। हमने दुनिया को दिया, और दिया, दुनिया को दिया सर, दुनिया को दिया, और छोटे छोटे देशों को दिया गया। जब मॉरिशस में यहाँ से गया वैक्सीन, तो मैं भी गया था उस पैकेट को लेने। तिरंगा लगा के सर, जहाज लगा पर के वही तिरंगा। और जब मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ था सर्वे संतु निरामया, हमने कहा धन्य है ये देश कि इसके लिए भी पहले से सोच रखा था। सत्यमेव जयते और सर्वे संतु निरामया। तो ये जो देश है, तो भारत देने का नाम है, लेने का नहीं। भारत ने दिया है दुनिया को, और जो दिया अद्भुत दिया, तब ये रत्न गर्भा है यहाँ। तब हम कहते हैं ना कि अगर यहाँ कंकड़ पत्थर है तो वहाँ भी हम शिवत्व की कल्पना कर लेते हैं, तब हम वहाँ से भी शिवोहम शिवोहम की धुन सुन लेते हैं। और उन सब के मूल में यही है कि अगर ये देश जागृत रहेगा, जीवंत रहेगा, अपनी परंपराओं का आदर करता रहेगा, अपने अतीत का सम्मान करेगा, तो वर्तमान अपने आप समाधान ढूंढ लेगा, और भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय हो जाएगा। फिर कहीं कोई कमी रही नहीं जाएगी। इसलिए विरासत पर गर्व कीजिए, वहीं से उनका सम्मान करते हुए वर्तमान का समाधान ढूंढिए, भविष्य के रास्ते अपने आप तय हो जाएंगे। सर आप जो कह रहे हैं, इतनी अच्छी बातें चल रही हैं कि मन ही नहीं कर रहा है कि फिर हम इस बात को विराम की तरफ ले जाएं। और सुन के लग रहा है कि कितना हम लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। कौन सा एक अंश है सर, टी.एस. इलियट जो श्रीमद् भगवद गीता को पूरा पढ़ के और अपने लेखनी में उतार दिया था, टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट बोथ परहैप्स कंटेन इन टाइम फ्यूचर। जो हमारी वर्तमान स्थिति है वो भूत से संचालित हुई है, और ये दोनों मिलकर निर्धारित करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो जो आप बात कह रहे थे सर, वो एकदम सही बात है सर। तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस हर घर तिरंगा अभियान पर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो स्वयं संदेश वाहक हूँ। मैं चाहूँगा कि हम सब, जो मुहिम चल रही है 2 तारीख से लेकर 15 तक, हम लोग निरंतर सचमुच घर घर तिरंगा लहराए, फहराए, और तिरंगा केवल ये प्रतीक रूप में नहीं, हमारे दिलों में तिरंगे का वास हो, और लगे कि नहीं हम उस देश के रहने वाले हैं, उस राष्ट्र के हम नायक हैं, भविष्य के नायक को गढ़ने के लिए इस धरती पर आए हैं। धरती पर हम बोझ बनकर नहीं आए हैं, हम बोझ ढोने वाले हैं, हम बोझ बनने वाले नहीं हैं। और भारत के लोग जहाँ कहीं भी गए, तिरंगा की शक्ति उनके पीछे रही है, इसलिए वो बोझ ढोने वाले बने, बोझ नहीं बने, और लॉ अबाइडिंग लोग रहे। जहाँ दुनिया में कहीं भी जाइए, भारतीयों को इज्जत की नज़र से देखा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत अमीर देश तो नहीं रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पीछे इस तिरंगा की शक्ति थी, हमारे पीछे इस राष्ट्र की शक्ति थी। तो घर घर तिरंगा जाएगा तो राष्ट्रीय भावना अपने आप पैदा होगी। तो हम कह सकते हैं कि हाथों में
तिरंगा हो और मुंह होठों पर गंगा हो, तो होठों पर गंगा माने मुक्तिदायिनी और हाथों में तिरंगा हो माने देश समृद्धि के रास्ते पर निरंतर बढ़े। और ये मुहिम रुकना नहीं चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि हर दिन तिरंगे का सम्मान क्या हो। बात है सर, आपने जो बात कही कि हाथों में तिरंगा हो मुंह पे गंगा हो, संस्कृति, देशभक्ति, धर्म, राजनीति, समाज, सबका समन्वय कर दिया सर अपने एक पंक्ति में। तो चर्चा ऐसी चल रही है कि हमारा मन नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को यहीं रोके, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। आप देखते रहिए इसी तरह हमारे कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आपने इतने समय दिया और हमको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, फिर हम मिलेंगे इस कार्यक्रम में यहीं। धन्यवाद।